मॉड्यूल 4 को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आर्क डैम से स्टार्ट करेंगे। तो अब तक हमने ग्रेविटी डैम्स के बारे में और अर्थ डैम के बारे में जाना था। ग्रेविटी डैम में बेसिकली क्या होता था कि फोर्स ऑफ वाटर जो मेन मेन डिस्टेबलाइजिंग फोर्स था, उसको रेजिस्ट कौन करता था? डैम का वेट। ओके। और जो हाई डैम्स होते हैं, हाई डैम के केस में डैम का जो मटेरियल है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। साथ ही डैम जो होना चाहिए, अगर ग्रेविटी डैम हो या अर्थ डैम हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फाउंडेशन क्या हो, बहुत ही स्ट्रांग हो ताकि वो लोड बियर कर सके। अगर हम ग्रेविटी और अर्थ डैम की बात करें तो अर्थ डैम क्या है, वो बहुत ही लो और मॉडरेट हाइट तक ही वाटर स्टोर कर सकता है। बहुत ज़्यादा हाई करना है, हाई डेप्थ तक, तो हमें ग्रेविटी डैम की ज़रूरत पड़ती है। वो हमारा अर्थ डैम से नहीं हो सकता था। अब जो ये आर्क डैम है, ठीक है, ये क्या है, कई ऐसी सिचुएशन हो सकते हैं जहां पे ग्रेविटी डैम हम लोग नहीं बना सकते। जैसे अगर हमारे पास फाउंडेशन जहां देना है वहां फाउंडेशन क्या है, स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, बेड स्ट्रांग नहीं है, तो वहां स्ट्रांग फाउंडेशन नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स हम लोग वहां ग्रेविटी डैम नहीं बना सकेंगे। तो वैसे जगहों पे जो होता है, वहां के लिए एक ऑप्शन हमारे पास होता है आर्क डैम का। ओके। तो आर्क डैम क्या होता है? ये एक कर्व्ड मेजनरी डैम होता है। ओके। कर्व्ड मेजनरी और कंक्रीट डैम। ठीक है। अप स्ट्रीम साइड में ये क्या होता है, कन्वेक्स होता है। ठीक है, अप स्ट्रीम साइड में कन्वेक्स रहता है और वाटर लोड को ये जो अबटमेंट्स हैं उस पर ट्रांसमिट करता है थ्रू आर्क एक्शन। ओके। अनलाइक ग्रेविटी डैम में क्या होता था, डैम बॉडी खुद ही वाटर का फोर्स को रेजिस्ट करता था, बट यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर लोड है उसको आर्क एक्शन के थ्रू अबटमेंट्स पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो डैम होता है ये हमारा बहुत ही साउंड फाउंडेशन पे नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब डैम पे फाउंडेशन पे बहुत ज्यादा लोड ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये ऐसे डैम्स में लोड ट्रांसफर किया जाता है अबटमेंट पे। ओके। तो दोनों ही साइड जो होता है अबटमेंट लोड उस पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये डैम जो होता है बेसिकली ये क्या होता है, कर्व्ड बीम से बना होता है। ठीक है, जिसके दोनों एंड्स क्या होते हैं, रिस्ट्रेंट रहते हैं, यानी फिक्स रहते हैं। ओके। तो आर्क डैम में क्या होता है कि मटेरियल की स्ट्रेंथ जो है वो फुल्ली डेवलप हो जाती है। ठीक है, और साथ ही मटेरियल जो है इसमें कम लगता है, तो इकोनॉमी भी बहुत रहती है। ठीक है, कंपेयर टू ग्रेविटी डैम के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल चाहिए, बट इन केस ऑफ आर्क डैम हमें मटेरियल ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके। ये डैम जो होता है कुछ इस तरह का। ओके। अगर हम लोग इसका ऐसे सेक्शन एलिवेशन देखें तो ये कुछ इस टाइप के गॉर्ज में बनाया जाता है। इस शेप का अगर गॉर्ज है जहाँ, वहाँ पे ऐसा डैम हम लोग बना पाते हैं। और ये कई सारे बीम्स से बना होता है, कर्व्ड बीम से। ठीक है, एक के ऊपर एक बीम। ओके, कई सारे बीम से मिलकर ये बना होता है।
और बीम्स क्या करते हैं, कर्व बीम्स होते हैं, तो ये आर्क एक्शन के थ्रू एबटमेंट्स पे वाटर लोड ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, प्लान अगर देखें तो प्लान में कुछ ये इस तरह दिखता है। ओके, प्लान क्या होता है, इस तरह कर्व रहता है। तो ये जो डैम्स होते हैं, ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि जो वैली हो या गॉर्ज हो वो क्या हो, नैरो हो। ठीक है, और जो रेशियो रिकमेंडेशन है रेशियो का क्रेस्ट लेंथ टू हाइट, वो 5 या 5 से कम हो। ओके, कंडीशन क्या है, एक तो वैली और गॉर्ज जो भी है ये क्या होना चाहिए, शुड बी नैरो। ओके, एक ये कंडीशन है। ठीक है, एक और क्या कंडीशन है, रिकमेंडेड रेशियो जो है, रेशियो किस चीज का रेशियो, क्रेस्ट लेंथ टू हाइट ऑफ डैम। ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5। ओके, दैट मीन्स कि अगर डैम की हाइट 100 मीटर हाइट का हमें डैम चाहिए, ठीक है, तो क्रेस्ट लेंथ क्या होना चाहिए, 500 या उससे 500 मीटर या उससे कम लेंथ की होनी चाहिए। ओके, तो ये डैम बहुत ज्यादा वाइड नहीं होता। ठीक है, ये डैम बहुत ज्यादा वाइड नहीं होता। ओके, तो आर्क एक्शन जो है जिसके थ्रू ये डैम रेजिस्ट करता है वाटर लोड को, ठीक है, वो इफेक्टिव हो, सही तरीके से वो काम कर सके, इसके लिए जरूरी है कि इसमें हम लोग एबटमेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्ट्रांग होना चाहिए। ग्रेविटी डैम में हमारा फाउंडेशन ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था, बट फॉर द केस ऑफ आर्क डैम, ठीक है, एबटमेंट्स should be strong for effective arc action. ओके, तो ऐसे डैम में जो होता है अपलिफ्ट प्रेशर जो है वो ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि क्या होता है कि इसका सेक्शन बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं होता। ओके, और ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता बेस पे, तो इसलिए जो अपलिफ्ट है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, और जो इसका डिजाइन किया जाता है डिजाइन में इसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो इंडिया में इस तरह का एकमात्र डैम है इडुक्की डैम। ओके, इडुक्की डैम ये कहाँ है, केरला में। बहुत फेमस है क्योंकि एकमात्र डैम है। ठीक है, उस डैम की हाइट जो है 168 मीटर है, और जो लेंथ है उसकी वो 365 मीटर है। और ये दो माउंटेन्स कुरावनमाला और कुरथीमाला, इन दोनों के बीच जो वैली है, नैरो वैली, उसमें ये बना हुआ है। बहुत ज्यादा फेमस है, टूरिस्ट बहुत जाते हैं वहां पे। ठीक है, पेरियार रिवर पे ये बना हुआ डैम है। सरफेस एरिया इसकी सिर्फ 60 किलोमीटर स्क्वायर है, और एक्टिव कैपेसिटी इस डैम की, इडुक्की डैम की 1459 मिलियन मीटर क्यूब है। ओके, तो ये डैम वहां पे पावर कंट्रोलर, पावर जनरेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया गया है।
नाउ अगर हम लोग एडवांटेजेस की बात करें, आर्क डैम की क्या एडवांटेजेस हैं उसकी बात करें, तो एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज अगर हम लोग करें तो चूंकि ये ग्रेविटी डैम के कंपैरिजन में इसका सेक्शन कम होता है, थिनर होता है सेक्शन, तो इसलिए क्या होगा, मटेरियल कम लगेगा, दैट मीन्स रिक्वायर्स लेस कंक्रीट। कंपैरिजन किससे करना है? ग्रेविटी डैम से, कंपेयर टू ग्रेविटी डैम, ठीक है। देन इसके लिए क्या होना चाहिए, सूटेबल कहाँ है ये, नैरो वैली में, ओके, सूटेबल टू नैरो वी शेप्ड वैली विथ हाई स्लोप्स। जहाँ हाई स्लोप हो, वी शेप का वैली हो और हाई स्लोप, तो वहां पे ये डैम बहुत ही इफेक्टिव होता है। फिर इसके और एडवांटेज की बात करें तो इसमें अपलिफ्ट प्रेशर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। अपलिफ्ट प्रेशर इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो इसके कारण क्या होता है कि आर्क डैम की विड्थ जो है वो लेस होती है और रिडक्शन जो होता है वेट में कम होता है, तो अपलिफ्ट भी स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए अपलिफ्ट को कंसीडर ही नहीं किया जाता है इस केस में। फिर आगे अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो एक और है कि इसके लिए रिक्वायर्स रिलेटिवली लेस साउंड फाउंडेशन, ओके, बहुत ज्यादा साउंड फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वीक वीक फाउंडेशन है तो वहां हम लोग ये डैम बना सकते हैं, बिकॉज डैम जो है वो वाटर फोर्स जो है वाटर ड्यू टू वाटर उसको रेजिस्ट करता है आर्क एक्शन से और लोड ट्रांसफर करता है एबर्टमेंट्स पे। तो एबर्टमेंट्स जो है वो बहुत ही मजबूत होने चाहिए, ठीक है। फिर अगर इसकी बात करें हम डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेज में जब हम बात करते हैं तो सबसे डिसएडवांटेजेस, ओके सॉरी, डिसएडवांटेजेस, जब डिसएडवांटेजेस की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए अपार्टमेंट के लिए हमें बहुत ही साउंड रॉक चाहिए, ठीक है। और अगर अपार्टमेंट यील्ड कर गया तो क्या होगा, डैम पूरा फेल हो जाएगा, ओके। रिक्वायर्स साउंड रॉक फॉर अपार्टमेंट्स, ठीक है। इफ अपार्टमेंट यील्ड्स डैम विल फेल, मतलब किसी भी लेवल पे इसमें अगर यील्ड हो गया अपार्टमेंट में तो पूरा डैम ये फेल होगा, ठीक है। दूसरा जो है इसका डिसएडवांटेजेस है कि ये कंपेयर टू ग्रेविटी डैम इसमें बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड फॉर्मवर्क चाहिए, साथ ही स्किल्ड लेबर ज्यादा चाहिए, बहुत स्किल्ड होना चाहिए, और कंक्रीट जो होना चाहिए वो रिच होना चाहिए, ओके। तो क्या क्या, सोफिस्टिकेटेड फॉर्मवर्क चाहिए, नॉर्मल फॉर्मवर्क जैसे ग्रेविटी में डैम में लगाते हैं नहीं चलेगा वो, मोर स्किल्ड लेबर होना चाहिए, एंड
साथ ही रिच कंक्रीट होना चाहिए, ठीक है, मिक्स जो होना चाहिए वो रिच होना चाहिए। फर्दर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये कोल्ड क्लाइमेट्स में सुटेबल नहीं है, ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर कोल्ड क्लाइमेट्स। क्या होता है कोल्ड क्लाइमेट्स में कि अल्टरनेटिवली फ्रीजिंग होगा और थॉइंग होगा, मतलब बर्फ जम जाएगा, कंक्रीट जो डाला गया है मटेरियल उसमें अल्टरनेटली कभी फ्रीज हो गया, टेम्परेचर थोड़ा सा फिर बढ़ा तो वो बर्फ हल्की सी पिघल जाएगी, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, तो जो कंक्रीट है वो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में अलग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, मेरा पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, क्योंकि बहुत हैवी स्ट्रक्चर तो ये होता नहीं है, ठीक है, सेक्शन की थिकनेस तो बहुत ज्यादा होती नहीं है, तो इस तरह का अगर कुछ भी होता है तो उसके कारण डैम क्या होगा, फेल हो जाएगा। इसलिए कोल्ड क्लाइमेट्स में ऐसे डैम नहीं बनाए जाते, ठीक। फिर जो इसका जो मेन रजिस्टिंग क्वालिटी है, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, सॉरी, ओके, वो क्या है, आर्क एक्शन, ठीक है। तो आर्क एक्शन जो है वो एक इसका मेन डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि आर्क डैम जो होता है ना, ये मोर प्रोन टू सैबोटेज होता है, ओके। यानी टूटने का इसका जो खतरा होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। देन चूंकि इसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्क है तो ये स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन जो इसका होगा वो क्या होगा, स्लो होगा, स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज स्लो। फर्दर अब अगर हम इसके फोर्सेस जो हैं जो लगते हैं, ठीक है, अगर उसकी बात करें तो फोर्सेस वही लगते हैं जो ग्रेविटी डैम में लगते हैं, ठीक है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन आर्क डैम। तो फोर्स तो वही लगता है, सेम एज ग्रेविटी डैम, बट इसमें टेम्परेचर वाला जो पार्ट होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंजेस के कारण क्या होते हैं, डिफ्लेक्शन हो सकते हैं और स्ट्रेसेस ज्यादा डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर वाला जो है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ओके। साथ ही वो जो वाटर लोड है वही क्या है, मेजर प्रिंसिपल लाइव लोड है जो डैम पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ज्यादातर जो वाटर लोड है वो तो आर्क एक्शन से अबटमेंट्स पे चला जाता है और रिमेनिंग जो भी लोड है, ठीक, क्योंकि वो क्या होता है, हमारा डैम जो बनता है वो कई सारे बीम्स से मिलके बनता है, ठीक है। तो ये एक तरह से कैंटिलीवर बीम टाइप का बन जाता है, मतलब यहाँ फाउंडेशन है, ओके, ये फाउंडेशन है और इस पे हम जो कंक्रीटिंग कर देते हैं तो इस पे ये इस तरह का वर्टिकली एक कैंटिलीवर बन जाता है, ठीक है। भले उस कैंटिलीवर को हमने कई सारे हॉरिजॉन्टल बीम्स से मिल के बनाया हो, बट ये कंप्लीटली एक कैंटिलीवर की तरह एक्ट करता है, और जो भी एबटमेंट के बाद, एबटमेंट पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो भी लोड बचता है वो इस कैंटिलीवर के थ्रू यहाँ जो हमने फाउंडेशन प्रोवाइड किया है फाउंडेशन को चला जाता है, ओके। तो ये लोड कुछ ज्यादा नहीं होता है, बिकॉज फाउंडेशन साउंड नहीं है तो हम उतना लोड फाउंडेशन पे नहीं भेज सकते, तो मैक्सिमम जो परसेंटेज लोड का आता है वो एबटमेंट्स पे चला जाता है और मिनिमम परसेंटेज जो बचा रह जाता है, ओके,
अबॉटमेंट 1 कह दें, अबॉटमेंट 2 कह दें, तो मिनिमम परसेंटेज चला जाता है फाउंडेशन पे। ठीक है। अब अगर टाइप्स की बात करें, आर्क डैम के टाइप्स की, तो टाइप्स ऑफ आर्क डैम, तो आर्क डैम बेसिकली जो होता है 3 तरह का। ठीक है। ओके, जो बनाते हैं हम लोग, एक बनाते हैं कांस्टेंट रेडियस, फिर होता है कांस्टेंट एंगल, और एक और होता है वेरिएबल रेडियस। ओके, वैसे बेसिक अगर हम लोग आर्क डैम को बेसिक अगर क्लासिफिकेशन दें तो दो ही तरह का होता है, एक होता है मासिव आर्क और दूसरा होता है मल्टीपल आर्क। ठीक है। लेकिन जनरली जो यूज होता है वो मासिव आर्क वाला ही, मासिव आर्क टाइप का ही बनता है, बिकॉज वो उसमें ज्यादा इकोनॉमी मिलता है हमें। ओके, तो उसके अंदर ये 3 टाइप के डैम्स बनते हैं, 3 टाइप के सेक्शंस होते हैं डैम के। एक तो है कांस्टेंट रेडियस, तो ये जैसे नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या होगा, रेडियस कांस्टेंट रहेगा। रेडियस कांस्टेंट कैसे रहेगा, क्योंकि वैली क्या होता है हमारा, इस तरह का होता है, ऐसा तो नहीं रहता है। ठीक है, इस तरह का तो वैली नहीं रहता है, वैली हमारा क्या रहता है, वी और यू शेप का। ठीक है, वी और यू शेप का, इस तरह का रहता है। ठीक, तो कांस्टेंट रेडियस अगर हम कह रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे जो रेडियस टॉप पे वही रेडियस हर जगह, ये मतलब इसका नहीं होता है। ठीक है, कांस्टेंट रेडियस का मतलब है कि हर लेवल पे रेडियस जो है वो सेम रहेगा। इसको हम अगर दूसरे तरह से बोले तो जैसे ये हमारा टॉप सेक्शन है। ओके, टॉप सेक्शन, ओके, इसका जो अपस्ट्रीम फेस होगा, ठीक है, यानी कन्वेक्स पोर्शन। ओके, ये पोर्शन जो है, ठीक है, ये पोर्शन, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा डोज। ओके, ये पार्ट क्या कहलाता है, इंट्रा डोज। ओके, ये सपोज इसका आर्क का एक्सिस है। तो जब हम कांस्टेंट रेडियस कहते हैं तो इस पे जो एक्स्ट्रा डोज पे जो रेडियस है, ठीक है, हर पॉइंट पे रेडियस सेम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कई सारे अलग अलग कर्व से मिलके ये कर्व बना, नहीं, ये यहां से यहां तक सेम ही कर्व रहेगा इंट्रा डोज में भी, यहां से यहां तक सेम ही कर्व रहेगा एक्स्ट्रा डोज में भी। ओके, और जो इसका एक्सिस है वो भी क्या होगा, ठीक है, सेम, इन्हीं का इनका जितना रेडियस वही फॉलो करेगा उसी तरह से, मतलब कहीं भी चेंज नहीं होगा कि 2-3 कर्व से मिलकर बना है, ऐसा नहीं होगा, सेम ही रहेगा। ओके, तो ये हो गया एक लेवल पे। देन इसके जस्ट नीचे, ठीक है, इसकी कुछ थिकनेस होगी, इसके बाद सपोज ये वाला है, ठीक है, ये वाला बीम है, तो इसमें भी क्या होगा, इसका जो, इसके जो टॉप का रेडियस होगा, ठीक है, वही इसके बॉटम फाइबर का भी रेडियस होगा, और उसमें भी जो इंट्रा डोज का रेडियस होगा वही एक्स्ट्रा डोज का भी रेडियस होगा। ओके, तो इसी तरह टॉप से बॉटम तक इसी तरह फॉलो होता है। ठीक है, तो ये बनाने में जैसे हमने बना दिया, इस तरह से डैम बना दिया। ओके, एक बनाया
टॉप लेवल बनाया, ठीक है, उसके बाद इसके नीचे दूसरा लेवल आया, फिर तीसरा लेवल आया, चौथा लेवल आया। ओके, ऐसा करने में क्या होता है कि डैम का जो सारे ही एंगल्स हैं, सेंट्रल एंगल सारे लेवल पे, वो क्या है, जरूरी नहीं है कि वो सेम रहेंगे, ठीक है, वो वेरी कर जाएंगे। ये टॉप वाले जो फाइबर्स हैं, ठीक है, इनका सेंट्रल एंगल कुछ और होगा, इसके जस्ट नीचे जो होगा उसका सेंट्रल एंगल कुछ और होगा, उसके जस्ट नीचे का सेंट्रल एंगल कुछ और होगा, सबसे नीचे जो है उसका सेंट्रल एंगल कुछ और होगा, ठीक है। तो इस तरह चलेगा, ठीक है। लेकिन रेडियस की बात अगर करें तो हर फाइबर का जो रेडियस होगा अपने हर लेवल का, उस लेवल पे रेडियस में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, शुरू से लास्ट तक एक जैसा ही रेडियस रहेगा, ठीक है। एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब बात करें अगर हम कांस्टेंट एंगल की, ठीक है, तो कांस्टेंट एंगल आर्क डैम जो होता है, इसमें मेजर फोकस होता है कि टॉप लेवल पे जो फाइबर है उसका रेडियस और बॉटम लेवल पे जो फाइबर है, ठीक है, सॉरी, टॉप लेवल पे जो एंगल है, टॉप लेवल पे जो फाइबर है, ये बीम है, उसका एंगल, ठीक है, कहीं चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आना है, ठीक। अगर एंगल में किसी कारण से चेंज हो रहा हो, चेंज भी हो जा रहा हो, एक जैसा नहीं हो पा रहा हो, ओके, तो क्या होगा कि सेक्शन को एडजस्ट कर दिया जाएगा, थिकनेस को एडजस्ट कर देंगे। अगर सपोज ऐसा मतलब वैली वैली के जैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा ये हम कर्व कैसे प्रोवाइड करेंगे। ओके, हो सकता है वैली क्या हो, एग्जैक्टली ऐसा ना हो, ठीक, एक साइड, ठीक है, एक साइड इस तरह है और दूसरा साइड बहुत स्टीप टाइप का हो गया। ऐसे में जो है कंप्लीटली कंप्लीट एक इस तरह का कर्वेचर प्रोवाइड करना में भी पॉसिबल ना हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये पॉसिबल ही हो, ठीक है। तो वैसे केस में क्या होगा कि क्या हो जाएगा कि इसको अगर हमको मिलाना है ढंग से तो हम ऐसा कर देंगे। अब ये कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, ये क्या हो सकता है, कंपाउंड कर्व हो सकता है, इसमें एक से ज्यादा कर्व इन्वॉल्व हो सकते हैं एक ही लेवल पे, तो रेडियस क्या होगा, इस कर्व का कुछ और इस कर्व का कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान दिया जाता है कि जो अगर ये हमारा जो एक्सिस है, ठीक है, इसका जो एक्सिस है, सपोज यही हमारा डैम है, तो इस डैम का ये जो एक्सिस है, ठीक है, इसके साथ जो सेंट्रल एंगल बन रहा है, ठीक, सेंट्रल एंगल बन रहा है, वो हर लेवल में जो एंगल है वो चेंज ना हो, ठीक है, वो क्या हो, सेम ही रहे। ओके, हर लेवल पे एंगल 133 डिग्री 34 मिनट ये फिक्स किया गया है, ठीक है, ये स्टडीज के से फिक्स किया गया था कि ये इकोनॉमिक एंगल जो है 133 डिग्री 34 मिनट है, ठीक। तो हर लेवल पे जो है ना फाइबर्स को एडजस्ट भले करना पड़ जाए, लेकिन एंगल जो सेंट्रल एंगल होगा वो इतना ही रहे, ठीक है। यानी अगर इसको हम ड्रॉ करें, ओके, तो कुछ इस तरह कर देंगे कि ये हमारा सपोज जो डैम बनने वाला है, ठीक है, जो डैम बनने वाला है, सपोज ये उसका एक्सिस है, सॉरी, ये एक्सिस है, ओके। तो इसमें क्या किया जाता है कि जैसे ये एंगल, पहले एंगल सेट कर दिया जाता है कि यही एंगल रखना है, ठीक है, तो सारे क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे।
ओके, तो अब इसमें क्या होगा कि हर लेवल पे अब ओके हर लेवल पे एंगल जो होना है वो 133 डिग्री 34 मिनट ही होना है। ये एंगल भी उतना ही, ये 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 भी उतना ही। तो अब जो ये सेक्शन जो बनेगा उसको इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि 133 डिग्री 34 मिनट एक्सट्रीम फाइबर्स के बीच एंगल बने। ठीक है, सेंट्रल एंगल जो हो वो इतना हो। ठीक है, अब उसके लिए रेडियस हमको कुछ भी करना पड़े, रेडियस कैसा भी हो जाए उससे प्रॉब्लम नहीं है, बस एंगल इतना होना चाहिए। ओके, एंगल इतना ही होना चाहिए। तो सारे फाइबर्स इस तरह किए जाते हैं कि एंगल सेंट्रल एंगल जो हो ऐसे ही इतना ही बन जाए। ठीक है, टॉप से बॉटम तक। तो ये और जो सेंट्रल एंगल सेम रखने से क्या होता है कि मटेरियल की बचत होती है। ठीक है, कांस्टेंट एंगल आर्क डैम जो होता है इसके कारण क्या होता है, मटेरियल की बचत होती है। 30 to 40% सेविंग्स होता है मटेरियल में। 30 to 40% मटेरियल savings compared to constant radius। ठीक है, तो अब एक ऐसा भी सेक्शन होता है डैम का जो कांस्टेंट रेडियस और कांस्टेंट एंगल के बीच कंप्रोमाइज है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हर जगह तो हम कांस्टेंट रेडियस प्रोवाइड नहीं कर सकते, ना कांस्टेंट एंगल प्रोवाइड कर सकते हैं। टोपोग्राफी जो है वो परमिट नहीं करती है हर जगह ऐसा करना। तो वैसे में क्या किया जाता है, वेरिएबल रेडियस प्रोवाइड किया जाता है। ओके, वेरिएबल रेडियस रहता है और एंगल भी जो है वो भी वेरी करता है। ठीक है, एंगल भी वेरी करता है और रेडियस भी वेरी करता है। ओके, बट इस केस में क्या होता है, अपस्ट्रीम फेस वर्टिकल ही रखा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कहीं पे हो सकता है सेक्शन, किसी लेवल पे सेक्शन बाहर की ओर निकल जा रहा हो, किसी सेक्शन लेवल पे सेक्शन बिल्कुल अपने जस्ट ऊपर के सेक्शन से, ठीक है, वो अंदर ही रह रहा हो। मतलब ऊपर का सेक्शन सपोज ऊपर का सेक्शन सपोज ऐसे हो गया, इतना बड़ा बन रहा है, लेकिन जो इसके जस्ट नीचे का सेक्शन है वो ऐसा रह रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि इसका जो ये एक्स्ट्रा सा पार्ट होगा, छोटा सा ये जो महीन सा हिस्सा दिख, ये क्या हो जाता है, ओवरहैंग के फॉर्म में रह जाता है। ठीक, तो उसको अगर हमारा फाउंडेशन सुटेबल है, ठीक है, सही फाउंडेशन है, तो उसको ऐसे छोड़ा जा सकता है। किसी किसी लेवल पे अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हर लेवल पे इस तरह का हुआ हो तो क्या किया जाता है कि फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है ताकि ओवरहैंग फॉर्म ना हो। ओके, तो ये बेसिक था